एवरीवन, वेलकम टू मोस्ट वांटेड सीरीज। और आज का चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आपको पता है इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी की जो थ्योरी है वो उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपके लिए भी ये आपको पूरा पढ़ करके और आपको पूरा ये चैप्टर जो है वो अपने ग्रिप में कर लेना है। तो चलिए जी देखते हैं इस चैप्टर के अंदर कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। देखो, ओवरऑल थ्योरी है, बायोलॉजी है, लेकिन कहीं कहीं पे कंसेप्ट आएंगे, कहीं कहीं पे ट्रिक्स आएंगी, तो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो इसको जब चैप्टर मैपलाइन बनाते हैं तो आपको पता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में सब कुछ बताया गया, स्ट्रक्चर कैसा है क्या नहीं है, उसकी पॉलीपेप्टाइड जो बनते हैं उसके लिए डीएनए का कितना बड़ा रोल है, उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एक दो स्ट्रैंड्स के अंदर कैसे अरेंज्ड होती है, मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और फिर हमने उसमें बेस पेयर जैसी चीज देखेंगे और हम कहीं रटेंगे चीजों को कि किसमें किस ऑर्गेनिज्म में कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग जो है वो डीएनए का स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद हम ये देखेंगे कि यार द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, मतलब इंफॉर्मेशन जो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर भेजते हैं, जो जाती है, जो प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर होती है, इनहेरिटेंस जो होता है, उसका जो बेसिस है वो है जीन। अब आपको पता है जो जीन जो है वो एग्जैक्टली क्या है ना, सेगमेंट ऑफ डीएनए है। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है क्या, वो जीन जो है वो केमिकली जो एग्जिस्ट करता है वो कौन सा मॉलिक्यूल है। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, जो ट्रांसफर होती है, उसको सर्च करने में बहुत मेहनत लगी, उसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे हर्षी-चेज का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, बहुत अच्छी बात बताई थी उन्होंने। उसके बाद आगे जाकर के हम देखेंगे कि आरएनए वर्ल्ड जो है, डिफरेंट आरएनए जो होते हैं वो क्या चीज है, आरएनए डीएनए से कैसे अलग है, डीएनए की स्टेबिलिटी की बातें करेंगे, आरएनए की स्टेबिलिटी नहीं होने की बातें करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद में हमें देखने को मिलेगा कि डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है, तो बॉडी के अंदर एक सेल से दो सेल बनती है, तो सभी सेल के अंदर आइडेंटिकल डीएनए प्रेजेंट है, तो डीएनए अपनी कॉपी बनाता होगा। तो डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल डोगमा का एक कंसेप्ट होता है, जिसके अंदर डीएनए बनाता है, डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। और डीएनए को जब एक्सप्रेस होना होगा किसी कैरेक्टर के फॉर्म में, तो डीएनए पहले आरएनए में कन्वर्ट होता है और आरएनए फिर प्रोटीन बनाता है, पॉलीपेप्टाइड को एक्सप्रेस करता है। तो ये सेंट्रल डोगमा का जो कंसेप्ट है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हम देखेंगे, उसके प्रोसेस, उसकी मैकेनिज्म, उससे रिलेटेड सारी थ्योरी, उससे रटने वाले पॉइंट्स, उन सभी बातों को हम देखेंगे। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन का जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर जो होता है उसको प्रूव करने वाला मैसोसन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम लोग, जो इससे क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सीजियम क्लोराइड वाला, सेंट्रीफ्यूगेशन वाला। ओके, और फिर हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में कि किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब डीएनए किस तरीके से एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। ये भी बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। इसका लोकेशन देखेंगे सेल में कहाँ होता है, एमआरएनए बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन से स्टेप्स के अंदर होता है, और उन स्टेप के अंदर आपको कितनी ही चीज रटनी है और कितनी चीज नहीं रटनी है, कौन सा पार्ट एनसीईआरटी में दिया गया है, कौन सा पार्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। इन दोनों बातों पर डिस्कशन करेंगे और कौन सी बात आपको याद रखनी है, बस वही याद रख लीजिएगा, इसी में से क्वेश्चन आएगा, ये आपको बताना है। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद, ट्रांसक्रिप्शन में कई सारे कंसेप्ट है हमारे, है ना, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन, स्ट्रक्चरल यूनिट, प्रमोटर, है ना, टर्मिनेटर, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल। कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ये सारी बातें। ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम आएंगे ट्रांसलेशन के ऊपर। ट्रांसलेशन के अंदर हम देखेंगे टीआरएनए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनए। फिर टीआरएनए जो होता है वो कैसे आपका जो राइबोसोम होता है वो एमआरएनए से अटैच होता है, कैसे पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाती है, इन सभी बातों को हम देखेंगे। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन होने के बाद हम एक और अच्छा कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो है रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जिसमें ऑपेरॉन पढ़ेंगे। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत कंसेप्चुअल बातें रहेंगी वहां पर, और वहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो रेगुलेशन में ऑपेरॉन पढ़ेंगे अपन लोग, लैक ऑपेरॉन के बारे में हम बातें करेंगे, बाकी कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल देखेंगे वहां पे। उसके बाद हम आगे आएंगे और है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में कई सारी रामायण लिखी हुई है, वो डायरेक्ट रटनी है आपको, उसका कंसेप्ट आपको समझ लेना है, उसके ऑब्जेक्टिव आपको पता लग जाने चाहिए, अदरवाइज इंफॉर्मेशन है वो जितना पढ़ोगे उतना ही आपको याद रहेगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद में हम लोग आएंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस जो है, मैकेनिज्म जो है, किस तरीके से वो किया जाता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि यार ये है, इस वजह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। और एक एग्जांपल जो डायग्राम के फॉर्म में एनसीईआरटी में दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट चैप्टर है आपका, बहुत सिंपल चैप्टर है,
बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, और आपको मेमोराइज रखने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मतलब आपको यूं मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से नीट में 100% मिलेंगे और 100% एनसीईआरटी ओरिएंटेड मिलेंगे। ओके, तो मैच दो कॉलम यहां से ज्यादा आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, किस तरीके से होता है। आपको पता है एक लॉन्ग पॉलीमर होता है ना। तो डीएनए इज द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और आपको अब बताना है कि सर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड क्या चीज होती है ना। अभी आपको अगले वाले पेज में बता देंगे। द लेंथ ऑफ द डीएनए डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर प्रेजेंट इन इट, है ना, कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर आपको किसी के अंदर लेंथ पता करनी है तो आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पता करने चाहिए और बेस पेयर्स पता करने चाहिए। जितने ज्यादा बेस पेयर्स होंगे उतनी लेंथ ज्यादा होगी। तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और बेस पेयर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और बेस पेयर्स। तो ध्यान रखिएगा, डीएनए जो होता है वो एक तरह का क्या होता है, पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स में भी कौन से, राइबो न्यूक्लियोटाइड एक होते हैं, एक होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। तो आपको कौन से पता करने हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड आपको पता करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से कई सारी लेंथ दे रखी है आपको यहाँ पे। बैक्टीरियोफाज की लेंथ है, बैक्टीरियोफाज लैम्डा की लेंथ है। ठीक है, ई कोलाई की लेंथ दी गई है आपको बेस पेयर्स के फॉर्म में। और ह्यूमन जीनोम, जीनोम ध्यान रखना, जीनोम मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड के अंदर कितना बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब 23 क्रोमोसोम्स के अंदर कितना डीएनए पैक्ड है, वो है 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स। ठीक है, तो इनको आपको डायरेक्टली रट लेना है। नेक्स्ट बात करें हम लोग कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आपको पता है डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, एक चेन होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब ये चेन, ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है वो बॉन्ड बनाती है इधर दूसरी वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। तो इसका मतलब डीएनए के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। ये एक क्या है सर, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। सर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करते हैं। सबसे पहले इस चेन की बात करेंगे, कैसे बनी हुई है, फिर इस चेन का दूसरी के साथ में बॉन्डिंग कैसे है, और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलल होकर के कैसे डीएनए बनाती है वो बाद में पढ़ेंगे। पहले एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको न्यूक्लियोटाइड वर्ड समझना बहुत जरूरी है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है सर न्यूक्लियोटाइड होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट मोइटी। ठीक है, लिंक्ड वाया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब अभी आपको बताते हैं क्या होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है सर, व्हाट डज मीन न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड मतलब पेंटोज शुगर नाइट्रोजिनस बेस। और नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वो आपको पता होंगे कि दूसरे नाइट्रोजिनस बेस से, नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वो पेंटोज शुगर से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। मतलब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, अगर पेंटोज शुगर से आपको नाइट्रोजिनस बेस अटैच करना है तो आपको एक बॉन्ड लगता है, उसका नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और न्यूक्लियोसाइड से पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस हो जाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और इन न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट को जोड़ना है, मान लो फॉस्फेट मोइटी मतलब फॉस्फेट, है ना, PO4-। फॉस्फेट को अगर लिंक करना है न्यूक्लियोसाइड से तो हम देखेंगे कि उस न्यूक्लियोसाइड का जो अटैचमेंट होता है वो एक फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से अटैच्ड होता है। किससे अटैच्ड होता है, फॉस्फो एस्टर, डायस्टर नहीं बोलूंगा मैं, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। एक फॉस्फो एस्टर बॉन्ड होता है। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड के थ्रू, फॉस्फो एस्टर नॉट डायस्टर, सुनना मैंने यहां करेक्ट किया है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड जो होता है उसके थ्रू एक न्यूक्लियोसाइड से एक फॉस्फेट अटैच्ड होता है। कौन से नंबर कार्बन पे, 5th नंबर कार्बन पे। तो न्यूक्लियोसाइड के 5th नंबर कार्बन पर अटैच्ड होता है। ओके, क्लियर। तो ये आपको जरूर क्लियरली याद रहना चाहिए कि सर कौन से वाले कार्बन पे, जैसे पेंटो शुगर ये है, इस पेंटो शुगर में ये वाला इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर आप 1 2 3 काउंट करेंगे तो जैसे 1 2 3 4 और इसके साथ में यहां पे होता है कार्बन नंबर 5। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सर ये 1 और 2, 1 and 2 यहां पर लगा होगा नाइट्रोजनस बेस। ओके, तो कार्बन नंबर 2 नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो पेंटोज शुगर के कौन से कार्बन पर होता है, पेंटोज शुगर जो होता है उस पेंटोज शुगर के
फिफ्थ नंबर कार्बन पर तो होता है फॉस्फेट, और पेंटोस शुगर के सेकंड नंबर कार्बन पर होता है नाइट्रोजनस बेस एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अभी आपको दिखा देते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों समझ में आगे होंगे, और फॉस्फेट जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होता है। पेंटोस शुगर जो होती है वो दो तरीके की होती है, राइबोज होती है आरएनए में, डीऑक्सी राइबोज होती है डीएनए में। सर दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है सर? अभी आपको बताते हैं दोनों में क्या फर्क है। कार्बन नंबर 3 जो होता है, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 2, इन दोनों में डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे हम देख लेते हैं कि राइबोज और डीऑक्सी राइबोज जो होते हैं उन दोनों में क्या है फर्क, किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट। ये स्ट्रक्चर देखो, आपको पता लगे तो ठीक है। यहां पे थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया। कार्बन नंबर 1 के ऊपर, ये फिफ्थ के ऊपर तो हो गया, यहां पर कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक है, ये देखिए, अगर आपको पता लगे तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5, ये जो पेंटोस शुगर है उस पेंटोस शुगर के अंदर आप देख सकेंगे बहुत इजीली, और यहाँ होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये पेंटोस शुगर में कार्बन की लेबलिंग हो गई कार्बन नंबर 1 के ऊपर, वो पीछे मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, आई एम सॉरी। कार्बन नंबर 2 पे मैंने नाइट्रोजनस बेस बोला था, जो कि गलत है। कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस होता है। ओके, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पेंटोस शुगर जो होता है वो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में कार्बन नंबर 2 जो होता है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर यहाँ पर OH जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो इसलिए इसको डीऑक्सी राइबो पेंटोस शुगर और इसको राइबोज पेंटोस शुगर बोलते हैं। आरएनए में ये होती है, डीऑक्सी में वो वाली होती है, डीएनए में वो होती है। नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं वो दो टाइप के ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, एक होते हैं प्यूरिन और दूसरे होते हैं पायरिमिडीन। प्यूरिन और पायरिमिडीन जो होते हैं उसके अंदर आपको पता होना चाहिए, प्यूरिन जो होता है उसके अंदर है ए एंड जी, एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडीन जो होते हैं उसके अंदर होते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन, और ये तो होते हैं डीएनए में। किसमें होते हैं? डीएनए में। ओके, और साइटोसिन और यूरेसिल ये होते हैं आरएनए के अंदर। तो टी जो होता है वो आपको मिलेगा डीएनए में, यू मिलेगा टी की जगह पर आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। तो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। ठीक है, पायरिमिडीन्स जो होते हैं उनकी रिंग जो होती है वो आपको ज्यादा मिलेंगी एज कंपेयर टू प्यूरिन्स। तो हमेशा याद रखिए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो प्यूरिन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू पायरिमिडीन। ओके, तो प्यूरिन और पायरिमिडीन जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा सर? ए के सामने क्या होगा? डबल बॉन्ड टी होगा, जी के सामने ट्रिपल बॉन्ड सी होगा। ठीक है, और आरएनए के अंदर ए के सामने डबल बॉन्ड यू होगा, यूरेसिल होगा। तो ये नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। अब आप देखिए, एक आपको ये स्ट्रक्चर जो बताया जा रहा है ये दिस इज कॉल्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ये हम पढ़ रहे हैं अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है उसकी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, जिसके अंदर आप देखिएगा कि इस फॉस्फेट को भूल जाइए आप लोग एक बार बीच में से, यहां से है ना, इसको छोड़ दो। तो कार्बन नंबर 5 के ऊपर ये इसको छोड़ देता है, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजनस बेस एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हटा दिया। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड को अभी बनाएंगे अपन लोग, अभी है नहीं, ये मान लो दोनों नहीं है। तो ये होगी पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर पे कार्बन नंबर 1 पे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, किसके थ्रू? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये था एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू आप क्या करते हो? नाइट्रोजनस बेस ऐड कर देते हो यहां पर, है ना। तो ये बन गया, अब इसको भूल जाओ, अब ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। ओके, तो जो नाइट्रोजनस बेस होता है उसके बेसिस पे न्यूक्लियोसाइड नाम पड़ जाता है उसका। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड में बनाना है तो ये बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोएस्टर। ध्यान रखना, फॉस्फोएस्टर है, डायस्टर नहीं है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोएस्टर के बॉन्ड फॉस्फेट को अटैच कर दो कार्बन नंबर 5 पे, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का 5' एंड बन जाएगा, इस तरफ वाला। ओके, और वो उस तरफ है तो वो 3' एंड बन जाएगा। गॉट इट? तो एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। इसी तरीके से ये सामने दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये रहा, फिर ये आगे तीसरा न्यूक्लियोटाइड है ये, फिर आगे ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है। ओके,
अब आप बोलोगे कि सर अगर यहां इसको इमेजिन करें, इसको भूल जाते हैं इस बॉक्स को, तो इस 3 नंबर कार्बन पर ये बॉन्ड भूल जाते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो एक न्यूक्लियोटाइड है तो इस 3 पे क्या होगा, इस 3 पे होगा हाइड्रोक्सिल, क्या होगा, हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सर अब ये 3 ये भूल जाओ, मैंने आपको बोला ये भूल जाइए, तो ये हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट होगा। अब नया न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, इसको बॉन्ड बनाना है इस न्यूक्लियोटाइड के साथ में, तो सर ये न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड के पास में बॉन्ड बनाने के लिए अगर जरूरत है तो कहां से बॉन्ड बनाएगा ये, इसके बैक साइड में यहाँ हाइड्रोक्सिल है 3 नंबर कार्बन पे, ओके, और यहां पर इसके 3 नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल है, इसके 5 पे इधर फॉस्फेट है। तो इस एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड से अगर कोई न्यू न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बनाता है तो वो याद रखिए ऑलवेज फॉस्फेट जो होता है वो बॉन्डिंग करता है इससे, और फॉस्फेट जाकर के कौन से वाले कार्बन के हाइड्रोक्सिल को रिमूव कर देता है, ये हाइड्रोक्सिल को रिमूव कर देता है, और यहां रिमूव करने के बाद में ये भाई साहब जो है वो कार्बन नंबर 3 पर अपना ग्रुप अटैच करवा देते हैं ला करके फॉस्फेट को। अब आप बताइए फॉस्फेट जो है, ये फॉस्फेट जो है यहां 3 नंबर कार्बन पर हाइड्रोक्सिल को रिमूव करके बॉन्ड बना लिया, तो ये जो बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं फॉस्फो एस्टर, पीई फॉर फॉस्फो एस्टर, और एक ये पीए फॉर फॉस्फो एस्टर। तो ये कंप्लीट जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर, तो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो ये जो हम कहते हैं कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड थ्रू फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, कौन सा, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, 2 एस्टर बॉन्ड है, ओके। तो कुल मिलाकर के आप देखिए इस फॉस्फोडाइएस्टर, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, डाइएस्टर बॉन्ड, ये पीईबी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और पीडीईबी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन अ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में आप खुद देख लो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने हैं, यहां तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है नहीं, यहां तो इसको तो कैंसिल कर दो, 1 2 एंड 3। अब देखो 3 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इसलिए हमें यहां पे बताना होता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स -1, एक माइनस कर दो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से, तो वो उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर, 2 में नहीं 1 में नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आ जाएगा। गॉट इट। तो चलिए जी, अब आपको ये समझ में इसलिए बताना चाह रहा हूं मैं क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे ये बेसिक बहुत काम आएगा कि कैसे नया न्यूक्लियोटाइड जो होता है, रेडी न्यूक्लियोटाइड जो होता है, जब नई चेन बनाता है, नया चेन बनाता है एग्जिस्टिंग पेरेंटल चेन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस लाएगा। यहां टी है तो यहां ए वाला न्यूक्लियोटाइड आएगा और न्यूक्लियोटाइड आकर के इससे अटैच होगा, और दूसरा वाला जो है वहां मान लो जी है तो सी वाला आएगा और वो अटैच होगा। तो यहां तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच हो जाएंगे पहली वाली पे, लेकिन ये खुद भी तो अटैच होंगे एक दूसरे से चेन बनाने के लिए। तो मान लो ये चेन बनाने के लिए आ रहे हैं तो फिर पहले वाले के कहां अटैच होगा, पीछे अटैच होगा, ये 3 नंबर कार्बन पर अटैच होता है जाकर के, अपने 5 नंबर ग्रुप को, अपने 5 फॉस्फेट को 3 नंबर कार्बन पर अटैच करवा देता है और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बना देता है, तब जाकर के ये चेन का फॉर्मेशन होता है। अब मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह कि सर हमें ये एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तो समझ में आ गई, अगर मान लो डीएनए बनाना है तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए में कंसेप्ट लगता है कॉम्प्लीमेंटरिटी कंसेप्ट। कॉम्प्लीमेंटरिटी कंसेप्ट क्या है सर, तो कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट ये है कि ए के सामने प्यूरिन और पायरिमिडीन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। प्यूरिन में 1 रिंग होती है, पायरिमिडीन में 2 रिंग्स होती हैं, तो 1 रिंग 2 रिंग दोनों मिलकर के 3 रिंग बन गई। तो अगर मान लो इस न्यूक्लियोटाइड चेन के सामने नया न्यूक्लियोटाइड चेन ऐसा कैसा अगर बनाना है आपको, तो इस कॉम्प्लीमेंटरिटी कंसेप्ट जो है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ए के सामने टी आएगा, ये तो आपको पता है ना, और वो किसके सामने कौन आता है, मान लो ये ए है, इसके सामने आपको ये टी जैसा, ये मान लो ये सेम ऐसा न्यूक्लियोटाइड यहां लगाना है ला करके। तो थोड़ा सोचो आप, सर ये कैसे लगेगा। अगर मान लो आपको बोल दिया जाए कि ये आपको ये जो दिख रहा है टी, इस टी को उठा करके इससे जोड़ना है आप, तो कैसे जोड़ोगे आप इसको, आप कैसे घुमाओगे इसको इसी प्लेन से उठाना नहीं है, इस बोर्ड से उठाना नहीं है आपको, तो आप यहां से उठाओगे इसको और इसी को यहां रगड़ते रगड़ते इसको रोटेट करोगे, रोटेट करते हुए ला करके ऐसे लगा दोगे,
तभी तो बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। आपने इसको प्लेन से नहीं उठाया, ओके, तो आपने इसको प्लेन से नहीं उठाया और यहां ला करके ऐसे लगा दिया, इसके सामने लगा दिया ला करके, ओके। तो चलो जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा करके यूं लगा के रख दिया आपने इसको। तो ये आप सोचोगी इसका 3' राइट हैंड की तरफ है और इसको यूं रोटेट करोगे 180 और 180 रोटेट करके इधर लाओगे, तो आप सोचो इसका जो ये ग्रुप है, इसका जो ये वाला जो है 180 डिग्री घुमाने पर ये नीचे आ जाएगा, यहां पर इस तरफ आएगा या नहीं आएगा, क्लियर है या नहीं है। अगर आपको नया वाला न्यूक्लियोटाइड यहां जोड़ देना है ला करके, तो आप सोचोगे ये 3 नंबर इधर आ जाएगा इसका, और इसका 5 नंबर किधर रहेगा, आगे रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा। तो आप सोचो इसका 5 नंबर आगे रहेगा और 3 नंबर पीछे रहेगा और ये बॉन्ड बना लेगा। अब नया न्यूक्लियोटाइड आपको ला करके ऐड करना है, तो आपको पता है नए न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो नए न्यूक्लियोटाइड के अंदर, ये नया न्यूक्लियोटाइड है मान लेते हैं, इसको यहां पर आके अटैच होना है। तो नया न्यूक्लियोटाइड कैसे अटैच होगा इसको समझना है, तो आपको डाई न्यूक्लियोटाइड चेन पढ़नी पड़ेगी। तो ये देखिए, ये डायग्राम देखो आप, है ना, इसमें आपको ये देखो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन है, ओके। अब आप इमेजिन करिए कि आपको दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन बनानी है, ओके। अब आप चेन को तब बनाओगे जैसे ये पेरेंटल चेन पूरी बनी हुई है, इसके ऊपर नई चेन ये बन रही है, ओके। अब आप सोचो कि सर हमें इस नई चेन को बनाने की 2 डायरेक्शन हो सकती है, इसके ऊपर पेरेंटल चेन के ऊपर इसको यूज करते हुए, कॉम्प्लीमेंटरिटी का कंसेप्ट लगाते हुए हमें ये चेन का फॉर्मेशन करना है। तो सर ये चेन जो होती है उसको बनाने के लिए हम 2 डायरेक्शन यूज कर सकते हैं। या तो क्या करें, या तो हम इस डायरेक्शन में बनाएं, मतलब पहला न्यूक्लियोटाइड यहां अटैच करें और उसके पीछे ये न्यूक्लियोटाइड अटैच कर दें, तो ये चेन का ग्रोथ का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड हो जाएगा। एक तो ये ऑप्शन है सर, फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन ये हो गया सर पहला न्यूक्लियोटाइड यहां लगाओ ला करके और फिर नया न्यूक्लियोटाइड इस डायरेक्शन में लगाओ यूं ला के, तो चेन ऐसे ग्रो करेगी। तो ये डायरेक्शन सेकंड हो गया। अब बात ये है कि सर कौन सा सही है, फर्स्ट वाली डायरेक्शन सही है या सेकंड वाली डायरेक्शन सही है। स्टूडेंट रट लेते हैं, रट के बोल देते हैं कि सर नया चेन का डायरेक्शन ऑलवेज 5' to 3' होता है। रट लिया उन्होंने, अरे रटा क्यों आपने, आप बताइए 5' to 3' ही क्यों हुआ, ये डायरेक्शन क्यों नहीं हुआ, फर्स्ट डायरेक्शन ही क्यों हुआ। तो फर्स्ट डायरेक्शन ही होता है, सेकंड डायरेक्शन नहीं होता है। इसका रीजन ढूंढते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी खुद की चेन की खुद की डायरेक्शन में कहां जा रहा है वो, अपना खुद का 5' और अपने खुद के 3' की तरफ। तो नई चेन ग्रो करती है, वो करती है 5' to 3'। इसका मतलब ये डायरेक्शन ऑलवेज सही होती है, इस डायरेक्शन में कभी ग्रो नहीं करता। सर रीजन क्या है, तो रीजन हम पहले ढूंढते हैं ओरिजिनल वाला, क्या जो होता है वो। तो आपने क्या किया, अगर चेन को आपको इस तरीके से दे दी गई है चेन और हाथ में आपके नए न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए हैं और उसको बोला कि न्यूक्लियोटाइड चिपकाओ इसके ऊपर और नई चेन बनानी है, तो आपको सबसे पहले जहां चिपकाना है वो पेरेंटल चेन के 3' एंड के तरफ, पेरेंटल चेन जो है उसके 3' एंड की तरफ वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वहां पर पहला न्यूक्लियोटाइड चिपकाना है ले जा करके। और फिर जो नए न्यूक्लियोटाइड है उनमें से देखो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, ये आ गया, इसको चिपकाओ यहां ला करके। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, उसको हाथ में से उठाया, उसको चिपकाया यहाँ पे। तो चेन ग्रो कर रही है इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन को हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको किसको स्ट्राइक करना है, पेरेंटल चेन के कौन से वाले को, 3' एंड वाले को, जिसके अंदर 3' फ्री है ना। देखो इसमें 3' फ्री नहीं है, जिस न्यूक्लियोटाइड में 3' फ्री है वो उस न्यूक्लियोटाइड को स्ट्राइक करिए आप लोग। तो इसको स्ट्राइक किया और उसके अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री वाला पुट कर दिया। और फिर ऑटोमेटिकली क्या करो, आपने जैसे मान लो इसको पुट किया ला करके, ये लो साहब हमने पुट कर दिया सर, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड नया वाला एक स्क्वायर के अंदर फिट कर दिया सर हमने। अब नया न्यूक्लियोटाइड ये है, ऊपर वाला जी था, हाथ में सी वाला है। अब इस सी वाले को हमने जी के साथ बॉन्ड बना दिया, तो ऐसे ही अलाइन हो गया ये, है ना। अब आप बोलेंगे कि सर एक बात बोले कि इस वाले का 5' एंड वाला ये वाला इधर से क्यों अटैच किया आपने, मतलब ऐसा करने पर आपने फॉस्फेट को इसके 3 से अटैच कर दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके हाथ में न्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 फॉस्फेट होते हैं। कितने फॉस्फेट होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं ऐसे। ये न्यूक्लियोटाइड 1 फॉस्फेट नहीं होता है, ट्राई फॉस्फेट होता है। उसमें से ये 2 फॉस्फेट रिमूव हो जाते हैं इसको फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए। इस 3' के साथ में ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए, इस बॉन्ड को बनाने के लिए
ये 3 को हटना पड़ता है। जैसे एटीपी होता है ना, एटीपी जो होता है वो अपना एडीपी बनता है, फिर बॉन्ड बनाने में काम आती है एनर्जी। तो ये 2 बॉन्ड रिलीज होंगे, टूटेंगे, तो इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो इस बॉन्ड को फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत जरूरी है। नया फॉस्फेट ये बॉन्ड तभी बन सकता है जब ये 3 फॉस्फेट के 2 फॉस्फेट ब्रेक हो। इसीलिए ये ब्रेक करने के लिए, एनर्जी होने के लिए, ये न्यूक्लियोटाइड इसी डायरेक्शन के अंदर ही बनता है। ओके, तो आप सोच के बताओ आप मुझे, अगर आपने नया न्यूक्लियोटाइड यहां अटैच कर दिया होता, कहां अटैच कर दिया, यहां पर। ओके, मान लो इसके अंदर 3 फॉस्फेट है तो 3 फॉस्फेट इसमें अटैच है, तो तीनों फॉस्फेट तो अटैच हो गए। ये न्यूक्लियोटाइड तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके, अब आप डायरेक्शन कर रहे हो अपोजिट वाली, जो नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है कि मान लो अगर आपने इसको स्ट्राइक कर लिया होता, अगर इस न्यूक्लियोटाइड को स्ट्राइक कर लिया होता और नया न्यूक्लियोटाइड इसमें चिपका दिया आपने ला करके, ये लो साहब, ये नया न्यूक्लियोटाइड चिप गया। इसमें 3 फॉस्फेट थे, ये 3 फॉस्फेट ऐसे कैसे लगे हुए हैं। ओके, करेक्ट। अब आपका नया न्यूक्लियोटाइड आएगा ये वाला। अब इसमें भी कितने फॉस्फेट होंगे, 3 फॉस्फेट होंगे ना, 3 फॉस्फेट बिल्कुल होंगे। अब ये 3 फॉस्फेट ढूंढते हैं कि कहीं मैं बॉन्ड बना लूं जाकर के। अब ये बॉन्ड बनाएंगे एग्जिस्टिंग वाले पे जाकर के, तो फॉस्फेट उल्टा होकर के तो बॉन्ड बना नहीं सकता है। तो फॉस्फेट को बॉन्ड बनाने के लिए अब ये कहेगा कि न्यूक्लियोटाइड, अरे चलो ठीक है, मेरे पास में 3 नहीं है, 3 है और मैं बॉन्ड नहीं बना पा रहा हूं, तो क्या हुआ, ये जो है इसके पास तो 3 है, लेकिन आप ध्यान रखना, जिसको बॉन्ड नया वाला आता है वो बॉन्ड बनाता है, तब उसके बॉन्ड टूटते हैं। ये वाला जो है, ये बॉन्ड पहले टूट जाता है, जैसे ही अटैच होता है ये बॉन्ड रिलीज हो जाते हैं टूट के। अब यहाँ अकेला सिंगल फॉस्फेट बचा हुआ है। अब इस बॉन्ड को, इस फॉस्फेट के साथ में ये जो बॉन्ड बनाना है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, तो यहाँ एनर्जी ही नहीं है, ये निकल गए पहले ही, यहां से हट गया सारा मामला। अब यहाँ पे एनर्जी नहीं है, अब एनर्जी नहीं है तो फिर बॉन्ड कैसे बनेगा यहाँ पे। तो फिर हम देखते हैं कि सर ये बॉन्ड नहीं बन सकता है। अगर ये डायरेक्शन अगर यूज कर ली आपने, तो नया न्यूक्लियोटाइड इस न्यूक्लियोटाइड से, एग्जिस्टिंग से ये बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि एनर्जी नहीं है नए न्यूक्लियोटाइड को बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये बॉन्ड कभी भी नहीं बन सकता है। मतलब ये वाली डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं है, ये वाली डायरेक्शन पॉसिबल है। ऐसे डायरेक्शन कैसे पॉसिबल हो गई सर, ऐसे इसलिए हो गई क्योंकि नया न्यूक्लियोटाइड आएगा, उसके पास में कितने होंगे, 3 फॉस्फेट होंगे नए न्यूक्लियोटाइड के पास, और एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड के बैक साइड में आकर के फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाना है। तो ये 3 फॉस्फेट जो है इजीली अपना बॉन्ड ब्रेक करके और ये बॉन्ड बनाने में काम में आ जाएंगे। तो नए न्यूक्लियोटाइड हमेशा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, न कि एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड जो होता है, जो ऑलरेडी यहाँ अटैच हो चुका है, उसके फॉस्फेट रिमूव हो जाते हैं, तो बॉन्ड बनाने के लिए कुछ नहीं बचा। इसलिए इस डायरेक्शन के अंदर अटैचमेंट कभी नहीं होता, इसलिए इस डायरेक्शन में चेन ग्रो कभी नहीं करती। ये वाली चेन ऐसे कभी नहीं बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी। रीजन क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग। क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग। यस और नो। तो एक तो ये रीजन हो गया सर, ये डायरेक्शन जो है वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो है वो डिसाइड करता है। तो आपको कोई भी पूछे व्हाई देयर इज न्यू चेन फॉर्मेशन ओवर पैरेंटल चेन फॉर्मेशन, व्हाई देयर इज डायरेक्शन ऑफ न्यू चेन फॉर्मेशन इज 5' to 3', not 3' to 5'। रीजन फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ओके, तो इसका रीजन फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है, जिसकी वजह से डायरेक्शन 5' to 3' आई। रीजन दूसरा, why there is एंटी पैरेलल डायरेक्शन ऑफ न्यू चेन। ये चेन जो है उसकी डायरेक्शन आप देखो, इसका जो O है उसका मुंह इस तरफ है, राइट टू लेफ्ट, और इसका चेन जो है वो किधर है, लेफ्ट टू राइट। मतलब ये एज इट इज क्यों नहीं हुआ सर, इसको रोटेट करके अगर हम यहां पे लगा देते तो ये एंटी पैरेलल क्यों है। अगर आपसे बोला जाए कि सर ये एंटी पैरेलल क्यों है, ये बिल्कुल पैरेलल क्यों नहीं हो सकता ऐसे, इसको ऐसे भी तो अटैच कर सकते थे। अब नाइट्रोजनस बेसिस इधर हैं इस तरीके से, तो ऐसे क्यों अटैच नहीं किया आप लोगों ने इसको सर। अरे भाई, इसको हम अगर ऐसे अटैच कर देते तो सामने की तरफ में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड आता, और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो होता है वो नेक्स्ट वाले के 3' से अटैच होना होता है। तो अगर आप ऐसा कर दोगे तो ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों पॉसिबल नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि आपने इसको मोड़ दिया, तो मोड़ने के बाद में यहां पर हम देखते हैं कि ये डायरेक्टली यहां फॉस्फेट अटैच हो गया, मान लो यहां पे ऐसे।
ओके, तो यहां पर जब फॉस्फेट अटैच हो गया तो नया वाला जब अटैच करोगे एज इट इज ला करके, तो इस फॉस्फेट से उसको फॉस्फेट को अगर अटैच करवाना है यहां पर, तो ये अटैचमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि नया वाला जो आएगा वो नया वाला इस तरफ से आएगा मान लो, तो ये अंदर की तरफ रह जाएगा, है ना, 3 फॉस्फेट वाला, और नए वाले का 3 फॉस्फेट जो है वो किधर रह जाएगा, उस तरफ मुंह रह जाएगा उसका। तो वही कंसेप्ट लग जाएगा यहां वाला ही। कैसे? इसको इमेजिन करो कि यहां पर फॉस्फेट है, ओके, नीचे की तरफ में 3 फॉस्फेट है, नया न्यूक्लियोटाइड आपने यहां ला करके अटैच कर दिया, ये लो सर यहाँ पे, ठीक है। अब नया डायरेक्शन यहां अटैच कर दिया, तो नया वाला जब आएगा तो उसका मुंह तो उधर होगा, फॉस्फेट का मुंह उधर होगा। वही बात हो गई कि सर फॉस्फेट बॉन्डिंग जो है उसको करने के लिए 3 फॉस्फेट को अटैचमेंट इधर होना चाहिए, तो वो 3 फॉस्फेट उधर रहेंगे, तो ये कहता है कि लो मैं मेरी बैक जो है वो अटैच करवा देता हूं आगे वाले के 3 फॉस्फेट से। अरे भाई वो तो अटैच होते ही फॉस्फेट के 3 निकल गए इधर से, और नया वाला जब आएगा तो नए वाले जो है उसके 3 फॉस्फेट उस तरफ रह जाएंगे, और पीछे बैक उसके अटैच करवाने के लिए लाएगा, तो ये पॉसिबल कभी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज नहीं बन पाता है। अच्छा सर इधर से करवाएं तो इधर से भी वही सेम है, अगर इसको भी आप इस तरीके से मोड़ दो उल्टा करके, तो फॉस्फेट 3 इधर रह जाएंगे, ओके। अब 3 फॉस्फेट इधर रह जाएंगे, सर मान लो पैरेलल कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, 3 फॉस्फेट इधर रह गए, फिर नए वाले 3 फॉस्फेट को ला करके यहां पर अटैच करवा देते हैं, तो ये तो पॉसिबल हो जाएगा ना सर, चेन की ग्रोथ पैरेलल कंडीशन में ला दी जाए तो 3 फॉस्फेट यहाँ नए वाले आ रहे हैं और इनको हमने यहाँ पे साइड में रख दिया। तब आप बोलोगे कि सर ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो है वो उस डायरेक्शन के अंदर भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्शन जो है वो 3 फॉस्फेट की वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगी इसके साथ अटैचमेंट के लिए। तो कुल मिलाकर के दोनों ही चीजों के आंसर ये जाएगा कि सर वो एंटी पैरेलल जो है वो भी रीजन है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और 5' to 3' डायरेक्शन, 3' to 5' डायरेक्शन नहीं होने का रीजन भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। गॉट इट? तो इस तरीके से आपको डीएनए का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। तो ये डीएनए जो होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना करके आपको अटैच हो जाता है, इसलिए डीएनए के अंदर एक को हम लिखते हैं 5' to 3' और दूसरी वाली स्ट्रैंड को लिखते हैं 5' to 3'। एंटी पैरेलल बोलते हैं इनको, है ना। तो एंटी पैरेलल होने के रीजन फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज ही होते हैं, क्योंकि नया जब बॉन्ड बनता है, नई चेन बनती है, तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को फैसिलिटेट करने के लिए पुरानी वाली चेन के एंटी पैरेलल ही उसको बनाना पड़ता है। क्लियर? और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चेन ग्रो होती है, तो रीजन वही है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। करेक्ट? तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के लिए बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है। तो बैकबोन जो होती है, शुगर और फॉस्फेट जो होते हैं वो बैकबोन होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का एक बैकबोन पूछा जाए आपसे, तो वो शुगर और फॉस्फेट बैकबोन होते हैं, और ये लेटरल्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस। अब डिस्कवरी ऑफ डीएनए एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है इसका, इसके लिए मैंने आपको बोला ये चैप्टर बहुत इंफॉर्मेटिव है। जो लाइन यहाँ दी हुई है, फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले डिस्कवर किया डीएनए को, और उसका नाम दिया उसने न्यूक्लिन, ओके, 1869 में। फिर विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने उन्होंने एक्सरे डिस्क्रिप्शन डेटा फॉर डीएनए स्ट्रक्चर, तो उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए क्या डेटा प्रोड्यूस किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस किया। इसका रोल है, ध्यान रखना कि पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने में ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जो है वो डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए इन्होंने जो प्रोड्यूस किया वो काम में आएगा। फिर वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल, इन दोनों को यूज करते हुए, एक्चुअली इसको यूज करते हुए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और डीएनए का, और वो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के बेसिस पे उन्होंने बताया। अब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एक स्ट्रैंड ये होती है, दूसरी स्ट्रैंड ये होती है, और राइट हैंड फैशन क्लॉकवाइज इस तरीके से इसको फिक्स कर दो और इसको घुमा दो यूं क्लॉकवाइज, तो ये इस तरीके से ये क्या होता है, ट्विस्टेड होता है यूं पूरा, है ना, राइट हैंड फैशन के अंदर ट्विस्टेड है ना। इस तरीके से उन्होंने बोला, और उन्होंने बोला जब ट्विस्टेड होता है तो एक पिच बन जाता है। तो आपको बोला जाए कि सर एक पिच कहां से कहां तक होता है, तो सिंगल पिच मतलब 360 डिग्री, तो ये हो गया 180 और ये हो गया 180, तो ये हो गया 360 डिग्री। तो यानी कि ये अ पिच ऑफ डीएनए, और सिंगल पिच ऑफ डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं सर? सर इसके अंदर जो आप देखेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड चेन है, दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन है, तो 2 न्यूक्लियोटाइड चेन है, तो एक बेस हो गया ये, तो दूसरा बेस पेयर बन गया। तो बेस पेयर कैसे बनता है, ऐसे, ये देखो ना, ये 2 न्यूक्लियोटाइड चेन बनने के बाद ये क्या बन गया, एक बेस पेयर बन गया, तो बेस पेयर्स बन गए।
तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, जितने भी बेस पेयर्स होते हैं, मान लो यहां पर 1 2 3 4 बेस पेयर्स हैं, तो 4 बेस पेयर्स का मतलब होता है पेयर मतलब 8 बेसेस, एक बेस मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो टोटल 8 न्यूक्लियोटाइड्स हैं यहां पर, कितने 8 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो इसी तरीके से यहां पर एक पिच के अंदर कितने, ये जो डीएनए का जो एक पिच दिख रहा है उसमें आपको 10 बेस पेयर्स मिलते हैं। कितने बेस पेयर्स मिलते हैं, 10 बेस पेयर्स, 10 बेस पेयर इसके अंदर एक पिच के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट। और ये जो डायमीटर होता है, ये वाला, ये डायमीटर होता है 2 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो इस तरीके से ये डायमीटर भी फिक्स है, ये डायमीटर कभी नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि प्यूरिन और पायरिमिडीन, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये पायरिमिडीन है और ये प्यूरिन है। अब आपको पता होना चाहिए ये डायरेक्शन, ये देखो आप, एडिनिन, प्यूरिन जो होते हैं उसमें 2 रिंग्स होती हैं और पायरिमिडीन में 1 रिंग होती है। तो आप देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा और ये छोटा। तो प्यूरिन के अपोजिट ऑलवेज पायरिमिडीन होगा। ये चारगाफ रूल है। चारगाफ रूल क्या बोलता है कि एक डीएनए के स्ट्रक्चर में जितने प्यूरिन है उतने ही पायरिमिडीन होंगे। तो प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन, ये चारगाफ का रूल है। मतलब ए जितने एडिनिन होंगे उतने ही कौन होंगे, तो एडिनिन जितने हैं उतने ही कौन होंगे, थाइमिन होंगे। होंगे या नहीं होंगे, यानी कि ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, तो जितने ये हैं उतने ही ये होंगे। तो आपको पता है कि अगर ये 2 होंगे, ये 2 होंगे, तो टोटल इन दोनों को मिला लें तो ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि सिंपली इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें कि ए प्लस टी जितना है, जितना ए प्लस टी है उतना ही कौन होगा, जितने एडिनिन है उतना ही थाइमिन है। तो A is equals to T and G is equals to C। ओके, अगर इसमें से मान लो कि आपको बोल दिया जाए कि एडिनिन 30 है, कितने हैं, एडिनिन 30 है, तो थाइमिन भी कितना होगा, 30 होगा। तो एडिनिन 30 है और थाइमिन 30 है, तो आपको पता चल गया कि सर ये दोनों मिलकर के कितने हो गए, टोटल बेस पेयर्स ये 30 और ये 30, तो टोटल हो गया 60। और अगर 100 बेस पेयर्स हैं तो 60 ये हो गए, तो बाकी ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल है, तो पीछे कितना बचा, 60 में से 40 बचा, तो 40 बचा, इसका मतलब ये 20 और G 20 है और C 20 है। ऐसे आपको आंसर्स निकालने होते हैं। ठीक है, क्लियर, यस और नो। तो इसका मतलब आपका रीजन क्या बना, A प्लस G इज इक्वल्स टू T प्लस C। A प्लस G इज इक्वल्स टू T प्लस C, जितना प्यूरिन है उतना ही पायरिमिडीन होगा। गॉट इट, चारगाफ रूल है ये। ठीक है जी, तो चारगाफ रूल यूनिवर्सल होता है, सभी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए लागू होता है। जितने भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैं उनके लिए चारगाफ रूल यूनिवर्सल लॉ है, ये सबके लिए होता है। ठीक है, और एक होता है बेस रेशो। बेस रेशो अलग चीज होती है। बेस रेशो जो होता है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, ये है बेस रेशो। ये बेस रेशो जो होता है वो हर स्पीसीज का अलग अलग होता है ना। हो सकता है कि किसी के अंदर जी और सी ज्यादा हो, है ना, ग्वानिन, है ना, प्यूरिन और पायरिमिडीन, जीसी रिच। जीसी रिच का मतलब क्या हुआ, ग्वानिन और साइटोसिन ये दोनों ज्यादा हो, एडिनिन और थाइमिन वाला बॉन्डिंग कम हो, तो ये होता है बेस रेशो। तो बेस रेशो हर स्पीसीज का अलग अलग होता है। प्रोकैरियोट में जीसी रिच होता है और यूकैरियोट में एटी रिच होता है। ठीक है, तो ये आपको एक पिच के अंदर 10 पेयर पता लग गया। इसका डायमीटर फिक्स होने का रीजन पता लग गया कि ऑलवेज एडिनिन के सामने कौन, ऑलवेज प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन होते हैं। तो प्यूरिन पायरिमिडीन ऑलवेज एक दूसरे के सामने होंगे, तो इनकी रिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये दोनों हेलिक्स के बीच की जो डायमीटर है वो ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। ये इसका रीजन हो गया। और एंटी पैरेलल होने का रीजन और 5' to 3' डायरेक्शन होने का रीजन ये है आपका फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये सारे आंसर्स आपको एज इट इज क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं। क्लियर, चलिए जी, ये होने के बाद डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर ये जो पिच है उसका डायमीटर क्या रहेगा, इसका लेंथ क्या रहेगा, ये सारे पैरामीटर्स मैंने यहां दे रखे हैं। ये चारगाफ रूल फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, रेशो बिटवीन द एडिनिन एंड द थाइमिन। तो आप कह सकते हो कि रेशो बिटवीन द एडिनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटिन कांस्टेंट आर इक्वल टू 1।
तो हम कह सकते हैं एडेनिन एंड रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन और ग्वानिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1 होगा, ये ऑलवेज 1 होगा, ठीक है, कांस्टेंट होता है। सेलिएंट फीचर ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो सेलिएंट फीचर के अंदर आप देख लीजिए सारा सब कुछ अपन ने जो पढ़ा है वही है, राइट हैंडेड फैशन के अंदर होता है। और एक चीज याद रखना जो एनसीईआरटी में दे रखी है, द प्लेन ऑफ द वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर अनदर, यानी कि अगर आपने यहां पर एक बेस पेयर को देखा है, ये बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के ऊपर एक प्लेन में होता है, एक सिंगल प्लेन के अंदर, देखिए ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा एक सिंगल प्लेन के अंदर है ये, और ये एक दूसरे के ऊपर एक सिंगल प्लेन में होने की वजह से डीएनए के डबल स्ट्रैंड को क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये पॉइंट याद रखो, एनसीईआरटी में लिखा है, द प्लेन ऑफ द वन बेस पेयर स्टॉक्स ओवर द अदर, दिस प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द हेलिक्स अलॉन्ग विद हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो स्टेबिलिटी देती है, और ये एक के ऊपर एक सिंगल प्लेन में होता है, ये भी स्टेबिलिटी देती है। ओके, क्लियर। द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, रीजन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग, ठीक है जी। ये देखो पिच, अभी बताया था मैंने पिच, ये सिंगल पिच, एक पिच की बात चल रही है। डिस्टेंस पैरेलल टू द हेलिक्स दैट द कॉरेस्पॉन्ड टू द टर्न ऑफ 360 डिग्री, तो उसका जो एंगस्ट्रॉम जो है वो याद रखिए 34 एंगस्ट्रॉम होता है, वो जो था ना एक पिच वो। और नंबर ऑफ बेसेस पर टर्न कितने होंगे, नंबर ऑफ बेस पेयर्स, नॉट बेसेस, नंबर ऑफ बेस पेयर्स। नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो होते हैं वो होते हैं 10 बेस पेयर्स, 10 बेस पेयर्स वहां पर होते हैं एक पिच के अंदर। और डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में, जब आपको पता है एक बेस पेयर 10 बेस पेयर हैं, तो 1 2 3 4 5 ऐसे 10 बेस पेयर्स होंगे। तो आपको पता है एक पिच के अंदर 10 है और इसके 34 एंगस्ट्रॉम है, तो वो कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। मतलब आपको पता है कि 0.34 नैनोमीटर। तो पता ही है एक दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस पता है आपको कि 0.34 नैनोमीटर है। दोनों याद कर लेना, याद क्या करना पता ही है, एंगस्ट्रॉम एक डाटा याद कर लो, दूसरे को कन्वर्ट कर देना। तो दो के बीच की डिस्टेंस पता है तो आप पूरे डीएनए हेलिक्स की स्ट्रक्चर लेंथ पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते अगर नंबर ऑफ बेस पेयर पता है आपको। जब दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस अगर आपको पता है और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स अगर आपको पता है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ बेस पेयर्स को किससे, इस डिस्टेंस से, तो टोटल नैनोमीटर के अंदर डिस्टेंस मिल जाएगी, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, यस और नो। तो ऐसे आप एक पैरामीटर देने से दूसरा आप पता कर सकते हो, क्लियर। तो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अब ये पढ़ते हैं हम लोग, प्रपोज बाय फ्रांसिस क्रिक, है ना। और ये क्या बताता है, ये बताता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो ये होती है, वो कहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने की जो डायरेक्शन होती है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से होता है, ये सेंट्रल डोगमा है। ये डीएनए रेप्लिकेशन करता है, डीएनए से आरएनए जाती है, वो भी एमआरएनए में, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, फिर एमआरएनए से प्रोटीन में, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। अब आपको बोलेंगे सर सेंट्रल डोगमा के कोई एक्सेप्शन है क्या, यहां पे पूछते हैं, बिल्कुल। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से जो रेट्रोवायरसेस होते हैं उनके अंदर रिवर्स सेंट्रल डोगमा होता है। मतलब क्या होता है सर इसका मतलब यह है कि यहां पर रिवर्स सेंट्रल डोगमा में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के अंदर आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। किसका, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। अब आप बोलोगे सर एक लॉन्ग जो है डिस्टेंस आपको पता है पूरे न्यूक्लियोटाइड्स की, उसको अगर आपको इतने लंबे चौड़े, जैसे एक ह्यूमन के अंदर 2.2 मीटर लगभग लंबा एक थ्रेड है, उसको मान लेते हैं कि हमको ये कहाँ है भाई, ये रहा 6.6, आपको पता है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स, है ना। ये है 23 क्रोमोसोम्स में, तो 46 क्रोमोसोम में कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इतने बेस पेयर एक इसके अंदर प्रेजेंट है ना, एक सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो सर उस सेल के अंदर ये 46 क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट जितना भी डीएनए का जो लेंथ है उसको पता करना है, तो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस है 0.34, ठीक है। और आपको पता है
10⁹ मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए लगा दिया तो ये आ गया 2.2 मीटर आ गया। तो 2.2 मीटर जो है वो इतना लंबा जो थ्रेड है वो कैसे पैक हो गया क्रोमोसोम में, एक सेल में। तो पैकेजिंग करने के लिए यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम है न्यूक्लियोसोम। क्या है? न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियस का डायमेंशन इतना छोटा है, इतना लंबा डीएनए कैसे पैक हो गया? तो इसको पैक होने के लिए आपको पता है पैकेजिंग ऑफ यूकेरियोट और पैकेजिंग ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में कैसी पैकेजिंग होती है? हमारे अंदर तो क्रोमोसोम होते हैं बहुत सारे, उसमें एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, एक ही जगह पैक हो जाता है, इतना अच्छा पैकिंग नहीं होता है उसमें। तो देखो, प्रोकैरियोट्स लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जेनेटिक मटेरियल इज स्कैटर्ड। अब आपके क्वेश्चन यहाँ पे है जेनेटिक मटेरियल इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म और एक है जेनेटिक मटेरियल इज नॉट स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, इट इज पैकेज्ड। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जेनेटिक मटेरियल इज नॉट स्कैटर्ड, नॉट स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे हर जगह बिखरा हुआ नहीं है, ये भी पैक्ड है। एक थोड़े से सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल पोर्शन में क्या है? पैक्ड हुआ है। तो नॉट स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। तो कैसे बना हुआ है? साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड नहीं है तो पैक्ड है। पैक्ड किसमें? वो न्यूक्लियोइड में पैक्ड है। और न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड एक जेनेटिक मटेरियल जिस जगह पर पैक्ड होता है उस जगह का नाम है द रीजन। तो न्यूक्लियोइड एक रीजन है, रीजन वेयर द डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड। द डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज, डीएनए जो होता है फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है, ओके, और एसोसिएटेड विद द प्रोटीन दैट आर पॉजिटिवली चार्ज। तो एक न्यूक्लियोइड एक ऐसा रीजन है जहां पर डीएनए नेगेटिव चार्ज, डीएनए पॉजिटिव के साथ में जुड़ा हुआ है, प्रोटीन के साथ में उसको पैक कर दे रहा है, और वो पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड नहीं है, बिखरा हुआ नहीं है, वो भी थोड़ा बहुत पैक्ड है। ठीक है, तो ये पॉलीएमीन्स होते हैं जो उनके अंदर पैकेजिंग प्रोटीन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं यूकेरियोट्स की। हमारी 2.2 मीटर लंबा डीएनए इतनी छोटी डायमेंशन वाले न्यूक्लियस में कैसे पैक हो गया, वहां पर कैसे है वो? तो उसको पैक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि दो तरीके से पैकिंग होती है डीएनए की। डीएनए क्रोमेटिन में पैक होता है पहले। किसमें? क्रोमेटिन में पैक्ड होता है। तो डीएनए से क्रोमेटिन बनाने में, पैक होने में भी आपको यहां पर प्रोटीन्स लगते हैं। क्या लगते हैं? इनको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, ओके। और क्रोमेटिन को आगे क्रोमोसोम में पैक करना है। ये जो क्रोमेटिन है उस क्रोमेटिन को आगे किसमें पैक करना है? क्रोमोसोम में पैक करना है। मैंने आपको बोला एक डीएनए है, उस डीएनए को क्रोमेटिन बनाना है, तो क्रोमेटिन बनाने के लिए हिस्टोन प्रोटीन काम आते हैं। क्रोमेटिन को क्रोमोसोम बनाने के लिए दोनों प्रोटीन काम आते हैं, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन हायर लेवल के ऊपर, हायर लेवल पर बड़े बड़े थिक क्रोमोसोम के अंदर उस डीएनए को, उस क्रोमेटिन को पैक करने में काम आता है, तब जाकर के पैकेजिंग होती है। तो सर इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के ही आपकी पैकेजिंग को संभालते हैं। तो यस, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स ये मिल जाते हैं, तब जाकर के आपका एक बनता है न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनता है। तो न्यूक्लियोसोम एक यूनिट है पैकेजिंग की। तो डीएनए होता है और उसमें हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। सर कितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं? 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, कौन से? H1, H2A, H2B, H3 और H। ठीक है, तो आप सॉरी 5 क्या 4 टाइप के? 1, 2, 3 और 4, 4 बोल रहा हूं। 4 टाइप्स के हिस्टोन होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के हिस्टोन होते हैं। एक तो H1, दूसरा H2 का, H2 के 2 होते हैं, H2A, H2A, ऐसे देखा जाए तो 3 होते हैं, H1, H2 और H3। H2 के 2 होते हैं, A और B। तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन होते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 4 टाइप ऑफ हिस्टोन किस तरीके से अरेंज होते हैं, ये थोड़ा समझाएं। तो देखिए इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, सबसे बाहर ये जो गोला दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। तो कोर ऑफ हिस्टोन्स मॉलिक्यूल्स, हिस्टोन मॉलिक्यूल्स मतलब इसमें हिस्टोन है बहुत सारे, और ये कोर है, इसको बोलते हैं ऑक्टामर। क्या बोलते हैं? ऑक्टामर। ऑक्टामर मतलब 8 हिस्टोन है। कैसे है सर 8 हिस्टोन? इसके अंदर 1, 2 बैक साइड में 2, 1, 2 बैक साइड में 2। तो यहां पर 2, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो ये बन गया ऑक्टामर।
ये कंप्लीट ऑक्टामर है, उसके चारों ओर डीएनए लिपटा हुआ है और लिपटे हुए डीएनए के दोनों एंड जो है वो आपस में टेप लगा दी इस बॉल के ऊपर, तो ये पूरा चिपक गया है इस पे। तो H1 हिस्टोन जो होता है वो इसको चिपका लेता है। तो H1 तो बाहर हो गया, तो अंदर कौन बच गया? H2A H2B, है ना। तो H2A H2B H3 और H4, तो ये 5 टाइप के होते हैं साहब, H3 H4, ठीक है। 5 टाइप्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। H3 और H4 भूल गया था मैं। 5 टाइप्स ऑफ, तो 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन है इसमें, H1 H2A H2B H3 और H4। तो H2A और H2B और H3 H4 यहाँ पर प्रेजेंट होंगे 4, और 4 नीचे, तो ऑक्टामर बन गया वो। तो यहाँ टोटल 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स होते हैं, ओके। H1 H2A H2B H3 और H4, तो ये मिलकर के तो बनाते हैं ऑक्टामर, और ये लगता है बाहर, ऑक्टामर के बाहर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे H2A H2B H3 एंड H4 ये लग जाते हैं इसमें ऑक्टामर बनाने के लिए। तो ऐसी स्ट्रक्चर आप सोचो, ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, और ऐसी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो सर ये ऐसी स्ट्रक्चर कहाँ है? तो ये यहाँ पर है। ये छोटा सा दिख रहा है, गांठ नुमा, एकदम छोटा सा, देखो ये ऐसे, ये सब ये ऐसे न्यूक्लियोसोम्स हैं। कौन है? एक सिंगल न्यूक्लियोसोम है, ऐसे न्यूक्लियोसोम्स होते हैं बहुत सारे, करेक्ट। कैसे पैक्ड है देखो, ये डीएनए जो है उसकी डिस्टेंस ये जो है वो कितना है? 2 नैनोमीटर, 20 एंगस्ट्रॉम, मतलब 20 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना है? नैनोमीटर में थोड़ा कम होगा, तो ये है ओके 2 नैनोमीटर। तो 2 नैनोमीटर की डायमीटर को आगे बढ़ाया, तो आप देखो ये डीएनए लिपट गया हिस्टोन के अंदर। तो हिस्टोन में लिपट गया, तो अब डायमीटर किसका काउंट होगा? हिस्टोन का डायमीटर काउंट होगा। तो हिस्टोन डायमीटर कितना है? 10 नैनोमीटर का है। 10 नैनोमीटर का न्यूक्लियोसोम हो गया। तो आप देखिए डीएनए 2 नैनोमीटर से न्यूक्लियोसोम गया, ये जो है वो 2 नैनोमीटर से कितना हो गया? 10 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर का डीएनए है, 10 नैनोमीटर का न्यूक्लियोसोम है। अब ऐसे न्यूक्लियोसोम्स जो है वो देखो ऐसे एक साथ बहुत सारे पैक होंगे, तो ये एक बड़ा सा गुच्छा बनाएंगे। तो ये देखो डायमीटर कितना हो गया? अब ये डायमीटर कितना हो गया? 30 नैनोमीटर का डायमीटर हो गया, है ना। थिक होता जा रहा है ना टाइम के साथ में। अब ऐसा जो है आपको दिख रहा है बहुत मोटा सा, वो एक साथ क्या कर रहा है? यहाँ पे ये डायमीटर बना रहा है। ये खुद अपने आप में एक इतना मोटा है, ये मोटी वाली चीज जो है वो ऐसे अपने आप को पैक कर रही है, तो ये डायमीटर बन रही है। तो ये डायमीटर इससे भी बहुत बड़ा होगा, तो ये कितना होगा? 300 नैनोमीटर का डायमीटर होगा। अब आप सोचो ऐसी चीज जो है वो, जो मोटी सी चीज है, यूं ये अंदर घुस के और भी ज्यादा क्या कर रही है? आप देखो ऐसे से पैक हुई हुई चीज है, वो अंदर जाकर के ये पैक हुई चीज ऐसे और पैक हो रही है, तो ये डायमीटर बना रही है इतना। ये डायमीटर बन गया 300 से 700 नैनोमीटर। तो आप सोचो 700 नैनोमीटर डायमीटर बन गया, तो ये 700 नैनोमीटर, ये 700 नैनोमीटर, तो ये कितना हो गया? 700 से 1400 नैनोमीटर। तो देखो 2 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, 1400 नैनोमीटर। तो सबके नाम है। 2 नैनोमीटर का डीएनए है, 10 नैनोमीटर का न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम पैक हो गया, 30 नैनोमीटर का सोलेनोइड, फिर 300 नैनोमीटर का जो है उसका नाम पड़ गया यहाँ पर क्या? यहाँ पर बन गया सुपर सोलेनोइड। सुपर सोलेनोइड आगे जाकर के क्या बनाता है? क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड मिलकर के क्या बनाती है? और पैक होकर के, तो ये डायमीटर जो है वो क्रोमोसोम बना लेती है। तो इस तरीके से क्रोमोसोम में पैकिंग होती है। तो यहाँ सुपर सोलेनोइड से यहाँ क्रोमेटिड बनाने के लिए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन लगते हैं। कौन से? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट। इस तरीके से डीएनए क्रोमोसोम में पैक हो जाता है। तो इसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या रिक्वायर्ड है? न्यूक्लियोसोम रिक्वायर्ड होती है। ओके, क्लियर, गॉट इट। और एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर होते हैं। ये जो न्यूक्लियोसोम के अंदर जो डीएनए अंदर जा रहा है ना, ये अंदर, इसमें लगभग 200 बेस पेयर्स होते हैं। कितने बेस पेयर्स होते हैं? अगर एक डीएनए जो पैक हो रहा है उसमें लगभग 200 बेस पेयर्स होते हैं, तो आप नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स पता कर सकते हो डीएनए में कि 200 बेस पेयर में एक न्यूक्लियोसोम है, तो आप देख लेना डिवाइड करके कि ऑटोमेटिक नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम आ जाते हैं। अब ये डायग्राम जो है वो ये वाला, ये दिख रहा है आपको? ये डायग्राम यहां तक नहीं, यहां तक ये दिख रहा है, ये सोलेनोइड से पहले और डीएनए से बीच में। तो ये कौन है?
न्यूक्लियोसोम है, ये पूरा एक क्रोमेटीन है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटीन। क्रोमेटीन बोलेंगे। क्रोमेटीन में क्या है, न्यूक्लियोसोम्स हैं और साथ में डीएनए बीच बीच में, ये ऐसे है ना। तो टोटल हम बोलेंगे कि सर ये क्रोमेटीन दिख रहा है, ये धागा दिख रहा है उसमें, ये बीच बीच में धागा ऐसा पिंक होना चाहिए था, लेकिन ये डार्क डार्क पॉइंट दिख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे बीड्स दिख रहे हैं, ऐसे बीड्स, गांठें पड़ी हुई है जैसे। और ये डायग्राम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यू, इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोपिक व्यू जो है वो यहाँ दिखाया गया है। ये देखो, ये रहा, वो था ना अभी डीएनए का, ये देखो, ये बीच बीच में ये डार्क, फिर डार्क, फिर ये डार्क डार्क डार्क, आया समझ में। तो ये देखो बीच बीच में डीएनए, और ये जो बीच बीच में एकदम डार्क डार्क दिख रहे हैं वो कौन है, न्यूक्लियोसोम है। इसका मतलब ये इसी डायरेक्शन से उठाए गए हैं, यहाँ से, यहाँ से, ये देखो, ये डार्क डार्क पॉइंट हो गए बीच बीच में, है ना। बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, इसके ऊपर बीड्स है बीच में। तो वहां पे स्ट्रिंग कौन सी थी, ये स्ट्रिंग है, पिंक कलर की स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के ऊपर ये बीड्स हैं। ओके, तो ये न्यूक्लियोसोम हो गए, कौन हो गए, न्यूक्लियोसोम। इसको और सिंपली यहां से समझ सकते हैं इस डायग्राम से, बहुत इजी है। ओके, तो आपने 2 नैनोमीटर से किस पर गए, 2 नैनोमीटर से 2 नैनोमीटर से कितने नैनोमीटर पे गए, 10 नैनोमीटर पे, सॉरी, 2 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर पे गए। दो नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर पे, 10 नैनोमीटर से आप कितने पे गए भाई, सीधा 30 नैनोमीटर पे, और 30 नैनोमीटर से 300, 300 नैनोमीटर से 700, 700 से 1400 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर का ध्यान रखिएगा, करेक्ट। तो 2, 10, 30, 300, 700, ये आपके पैकेजिंग हो गई। ठीक है, बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, तो इसको बोलते हैं बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। आपको समझ में आ गया, किसमें होता है, क्रोमेटीन। क्रोमेटीन के अंदर बीड्स ऑन द स्ट्रिंग होते हैं। तो आपको कोई भी पूछे सर क्रोमेटीन का शक्ल क्या होता है, तो क्रोमेटीन का शक्ल ये होती है साहब, ये क्रोमेटीन है, ये यहां से लेकर के यहां तक आपको ये दिखेगी ना, ये क्रोमेटीन है। सर क्रोमेटीन का डायमीटर 10 नैनोमीटर, कितना है, 10 नैनोमीटर क्रोमेटीन का डायमीटर। और ये देखो, ये ग्रीन कलर की क्या है, स्ट्रिंग है, और ये बीच बीच में बॉल है, ये बीड्स है। तो इसको अगर ऐसा बनाए तो बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। ओके ओके। और क्रोमेटीन आर फर्दर पैकेज टू फॉर्म क्रोमेटीन फाइबर्स। क्रोमेटीन जो होता है वो आगे और फर्दर कॉइल होता है, और कॉइल होकर के क्या बनाता है, क्रोमेटीन फाइबर्स बनाता है, जिनका नाम क्या है, सोलेनोइड, सुपर सोलेनोइड, क्रोमेटीन फाइबर्स, और विच फर्दर कॉइल टू कंडेंस मोर फ्रॉम क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज। ओके, अब आप देखो, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड टू पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटीन एट हायर लेवल, यानी क्रोमोसोम के हायर लेवल पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, क्रोमेटीन के टाइप कैसे होते हैं, एक होता है, अभी ये क्रोमेटीन है ना, ये बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, ये बीड्स ऑन द स्ट्रिंग जो है इसको हम बोलते हैं क्रोमेटीन। और ये क्रोमेटीन और ज्यादा आगे बढ़ेगा तो सोलेनोइड, सुपर सोलेनोइड, उनको बोलते हैं क्रोमेटीन फाइबर्स। ओके, तो ये क्रोमेटीन जो होता है वो 2 तरीके का होता है। ये जो बीड्स ऑन द स्ट्रिंग जो 10 नैनोमीटर डायमीटर वाला है, न्यूक्लियोसोम लेकर के बैठा हुआ है, तो नंबर 1 होता है यू क्रोमेटीन, दूसरा होता है हेटेरोक्रोमेटीन। ये इसको स्टेन करते हैं तो ये लाइट स्टेन लेता है। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देखिए इस क्रोमेटीन के अंदर ये न्यूक्लियोसोम जो होता है वो क्या हो रहा है, इस क्रोमेटीन के अंदर ये न्यूक्लियोसोम बहुत दूर दूर है या नहीं है, है ना। अगर मैं मान लो कि सीधा सीधा ये बोल दूं कि सर आपको ये क्रोमेटीन जहां पर ये लूजली पैक्ड है, मान लेते हैं कि क्रोमेटीन जो है, यू क्रोमेटीन का मतलब है कि डीएनए जो है वो लूजली पैक्ड है, और अगर मान लो ये क्रोमेटीन में ऐसे बना दूं तो, आया समझ में, मतलब ये बिल्कुल पास पास में पैक्ड हो गया। तो आप देखिए ज्यादा कलर किसमें दिखेगा, जहां इकट्ठा ज्यादा होगा वहां पर। तो ये तो हो गया हेटेरोक्रोमेटीन और ये हो गया यू क्रोमेटीन। लाइटली स्टेन्ड इसलिए है क्योंकि लूजली कॉइल्ड रीजन ऑफ क्रोमेटीन, क्रोमेटीन के लूजली कॉइल्ड है, और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, क्योंकि यहां पर आप देखो इसके बीच में डीएनए अच्छा खासा एक्सपोज्ड है। तो ये डीएनए जो है वो इजीली किसमें कन्वर्ट हो सकता है, आरएनए में कन्वर्ट हो सकता है। तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है ये। हेटेरोक्रोमेटीन डार्कली स्टैंड होगा, क्यों, टाइटली कॉइल्ड रीजन ऑफ क्रोमेटीन। तो क्रोमेटीन का एक रीजन होता है, यू क्रोमेटीन और हेटेरोक्रोमेटीन। आप बोलेंगे कि सर एक बार में एक ही होता है क्या, नहीं, एक पूरे डीएनए में दोनों टाइप के क्रोमेटीन होते हैं, रीजन होता है। मान लो इतना बड़ा धावा है तो इतना इतना यू क्रोमेटीन है और इतना इतना हेटेरोक्रोमेटीन है। ओके, अब आप बोलोगे सर इस रीजन के अंदर डीएनए लूज पैक्ड है, ऐसा है, और इस रीजन में ये टाइटली पैक्ड है, तो ये डार्क स्टेन होगा, ये लाइटली स्टेन होगा। तो एक ही डीएनए में
एक ही क्रोमेटिन में दो तरह के रीजन होंगे, लाइट स्टैंड और डार्क स्टैंड, ओके। और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, इसमें डीएनए एक्सपोज्ड नहीं होता है, डीएनए इज नॉट एक्सपोज्ड, इसलिए ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, गॉट इट। और हेट्रोक्रोमेटिन ये रीजन, इतना हार्ड रीजन अगर किसी क्रोमोजोम में पैक होगा तो वो क्रोमोजोम के अंदर एक डार्क रीजन बनाएगा यहां पर जाकर के, और उसको अपन बार बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार बॉडीज, ओके। अब है सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। अब लोग बोल रहे हैं कि सर चलो स्ट्रक्चर तो बता दिया, पैकिंग बता दी, अब जेनेटिक मटेरियल को सर्च करके बताइए। मेरी मेहनत लगी भाई साहब। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और ट्रांसफॉर्मेशन दो अलग अलग चीजें हैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मतलब मटेरियल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है? कोई मटेरियल है जो इसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मतलब ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, वो क्या मटेरियल है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन जैसी रिएक्शन हो जाती है। सर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द ग्रिफिथ, एक ग्रिफिथ था, उसने एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के ऊपर, और न्यूमोनिया हैज टू स्ट्रेन, तो न्यूमोनिया के 2 स्ट्रेन होते हैं। न्यूमोनिया डिजीज जो होती है उसके बैक्टीरिया जो होते हैं न्यूमोनी, उसके 2 स्ट्रेन होती हैं। एक होता है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, दूसरा होता है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन में क्या है? इट प्रोड्यूसेस स्मूथ कॉलोनी ऑन द कल्चर प्लेट। मतलब ये जो भाई साहब है वो अगर प्लेट के अंदर इकट्ठा हुए हैं तो यहाँ पर उसकी बैक्टीरिया की खुद की बाहर की बाउंड्री स्मूथ है ना, अच्छा खासा स्मूथ बैक्टीरिया है, तो स्मूथ कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। और आर स्ट्रेन जो होता है उसकी रफ कॉलोनी बनाता है, मतलब ये प्लेट है उसके ऊपर ऐसे रफ कॉलोनी बनाएगा, खुद रफ है क्योंकि ये बाहर से ऐसे रफ होता है, स्मूथ नहीं होता है ना, क्योंकि इसके बाद पॉलीसेकेराइड का कोट होता है और इसके बाद पॉलीसेकेराइड का कोट नहीं होता है। ये भाई साहब कोई डिजीज नहीं करते, नॉन वायरुलेंट होते हैं, लेकिन स्मूथ वाले जो होते हैं वो वायरुलेंट होते हैं। ये खराब चीज है, ये डिजीज करेगा। तो ऐसा करके इसने क्या किया भाई, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब आपको बताया जाए कि सर ये बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये तो अलग लोगों ने किया है ना, एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी ने, लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये तो उसके बाद की बात है। ये जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ये था, चूहा है, आर स्ट्रेन है, नो डिजीज, ये चूहा है, ये आर स्ट्रेन है, नो डिजीज। चूहा है ना, माइस एस स्ट्रेन है, डिजीज, ठीक है साहब। एस है, चूहा है, एस स्टार मतलब हीट किल्ड, अच्छा खासा गर्म करके एस स्ट्रेन को फिर चूहे में डाला, नो डिजीज। हीट किल्ड है मतलब ये इनएक्टिव हो गया, ये खुद डिजीज नहीं कर रहा है अब। लेकिन एक चूहा है जिसके अंदर 2 डिजीज नहीं करते हैं, उनको डाल दिया, आर को डाल दिया प्लस एस को जो हीट किल्ड है उसको डाल दिया, तो यहां डिजीज हो गई। ये दिमाग खराब करने वाला कंसेप्ट हो गया कि दोनों ही नॉन वायरुलेंट है, मतलब हीट किल्ड एस और आर, तो इसमें डिजीज हो गई। तो ये इनको पूछा ग्रिफिथ को ऐसा क्या हो गया? ग्रिफिथ ने बोला कि ये जो भाई साहब है ना हीट किल्ड वाले, इन्होंने इस आर को कुछ तो दिया, इस एस ने अपने में से आर को कुछ तो ऐसा दिया जिसकी वजह से आर जो है वो एस बन गया, और एस बनने की वजह से ये चूहे में डिजीज हो गई। तो उनको पूछा वो कुछ क्या है जो एस स्ट्रेन ने आर को दिया, उसका वो बायोकेमिकल क्या है, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वो मटेरियल क्या है, उनको ये पता नहीं चला। तो फिर एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी ने इसको पता करने की कोशिश की। पहले लोग ये मान रहे थे कि ये प्रोटीन है जो एस हीट गिल्ड से आर के अंदर जाता है और उसको एस में ट्रांसफॉर्म कर देता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कौन है? तो इन्होंने पता करने के लिए बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मतलब मटेरियल, वो मटेरियल जो है उसका बायोकेमिकली वो कौन है, वो बायोकेमिकल क्या है, वो उसका कैरेक्टराइजेशन करना है, पता करना है वो बायोकेमिकल जिसने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया हीट गिल्ड से। तो फिर देखो यहां पर क्या लिया उन्होंने, कल्चर मीडियम लिया जिसके अंदर क्या लिया इन्होंने, लिया एस टाइप, मतलब कल्चर मीडियम, ओके। और कल्चर मीडियम के अंदर उन्होंने, ये आरएनए नहीं है, ये है आरएनएज, ओके क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कल्चर मीडियम के अंदर उन्होंने लिया क्या, इसके अंदर आर रफ टाइप वाले बैक्टीरिया, देखो आर स्ट्रेन प्रेजेंट है, यस और नो,
और रफ टाइप वाले हैं, और साथ ही साथ में मैं लिख देता हूं यहाँ पे कल्चर मीडियम प्लस आर। कल्चर मीडियम के अंदर आर है, आर के साथ में आरएनएज है। क्या है? आरएनएज, आरएनए को तोड़ने वाला एंजाइम। जब आरएनए को तोड़ने वाला एंजाइम है तो हम बोलेंगे कि सर ये कैसे होगा। थोड़ा सा इसको और बताता हूं मैं आपको। देखो आपके पास में, मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि इनके अंदर कहीं भी नो चेंज लिखा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं आपको सिंपल करता हूं, थोड़ी मिस्टेक है इनके अंदर। कल्चर मीडियम प्लस एस टाइप, हीट किल्ड एस टाइप प्लस आर। कल्चर मीडियम प्रोटीन ऑफ एस टाइप, कल्चर मीडियम प्लस डीएनए ऑफ एस टाइप प्लस डीएनएज, कल्चर मीडियम प्लस डीएनए ऑफ एस टाइप्स, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि एक मीडियम ऐसा रखा जिसके अंदर उन्होंने डीएनएज रखा। देखो यहां पे, है ना, ये आपको कंफ्यूज करेगा, सीधा सा बता देता हूं मैं, इसको हटा ही देता हूं इस स्लाइड को। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, आपको समझने में बड़ी मुश्किल आएगी, तो इसको चलो हटा ही देते हैं अपन लोग, सिंपल याद रखते हैं। देखो एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हीट किल्ड एस प्लस आर। ओके, आपको देखना है कि आर एस में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। यहां पर आर जो है वो एस के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ। हीट किल्ड एस, आर जो है वो एस के अंदर कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आप कहेंगे सर ये एस में कन्वर्ट हो गया है, यस कन्वर्ट हो गया, तो आपने टेस्ट ट्यूब में देखो क्या रखा। नंबर 1 आपने ये आर प्लस एस रखा, इसके अंदर आपने लिया आरएनएज। क्या लिया? आरएनएज। आरएनए मतलब आरएनए को तोड़ने वाला। अगर मान लो एस से आर के अंदर लोगों ने समझा कि अगर आरएनए अगर ट्रांसफर हो रहा है, बायोकेमिकल पता करना है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला वो बायोकेमिकल क्या है, तो यहां से यहां अगर एस से आर के अंदर कोई चीज आरएनए जा रही है, और अगर वो आरएनए अगर ट्रांसफर हो रहा होता, और तब जब आपने उस मीडियम में आरएनएज डाल दिया, आरएनए को ब्रेक करने वाला, तो ये आरएनए यहां ब्रेक हो जाता तो एस आर को, ये जो हीट किल्ड एस है, ये आर को एस में कन्वर्ट नहीं कर पाता। लेकिन आपने देखा आरएनएज डालने के बावजूद भी नीचे आर एस में कन्वर्ट हो गया है। तो बायोकेमिकल प्रिंसिपल जो है वो आरएनए, मतलब वो मटेरियल आरएनए नहीं है। दूसरा, टेस्ट ट्यूब के अंदर वही हीट किल्ड एस प्लस आर, और इसके अंदर आपने देखा, आपने मीडियम में डाला प्रोटीएज डाला, प्रोटीन को ब्रेक करने वाला सब्सटेंस डाला। अगर हीट किल्ड एस से आर के अंदर ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, ट्रांसफॉर्म करने वाला मटेरियल अगर प्रोटीन होता, तो ये प्रोटीएज की वजह से ब्रेक हो जाता। प्रोटीएज इसको ब्रेक कर देता, तो ये आर जो है वो एस के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन हमने देखा है कि यहां पर भी आर एस में कन्वर्ट हो गया, मतलब प्रोटीएज मीडियम के अंदर भी आर एस में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब प्रोटीन यहां पर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। अगर प्रोटीन होता तो ब्रेक कर देता, तो ये यहां से यहां नहीं जा पाता, तो आर एस में कन्वर्ट नहीं हो पाता। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रोटीएजेस डालने के बावजूद भी ये आर एस में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये मटेरियल प्रोटीन नहीं है, ये मटेरियल आरएनए नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल प्रोटीन नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। लोग पहले प्रोटीन को मान रहे थे, तो प्रोटीन जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है, ये बात यहां से पता लग गई। थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ, इसके अंदर डाला गया डीएनएज। क्या डाला गया? डीएनएज। आरएनएज, डीएनएज। एक होता है डीएनएज, सो ओनली एस, वो होता है मल्टीपल, प्लूरल ऑफ डीएनए, बहुत सारे डीएनए। ये डीएनएज है, डीएनएज एंजाइम है जो डीएनए को ब्रेक करने वाला है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये है क्या? तो आर के अंदर डाला और डीएनएज डाला, और डीएनएज डालते ही हमने देखा कि ये आर जो है वो एस के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ। तो जब डीएनएज मीडियम में डाला तो आपको पता लग गया कि हीट किल्ड एस से आर के अंदर क्या जा रहा है? डीएनए जा रहा है। मतलब यहां से डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, और डीएनएस डालने पर ये डीएनए को ये डाइजेस्ट कर गया, इधर से ये गया नहीं, ये नहीं गया, तो आर एस में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो आप कहोगे कि सर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या वो मटेरियल कौन है? डीएनए होता है।
ये बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन करके सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, मतलब एक से दूसरी तरफ जाने वाला मटेरियल कौन सा था, वो डीएनए था। ये एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी ने समझाया हमें, करेक्ट। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसलिए आप इसको हटा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में ये इसका कितना बड़ा योगदान हो रहा, ठीक है। तो ये ग्रिफिथ वाला है, ये मैंने आपको बता ही दिया, आर स्ट्रेन, ठीक है। बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, तो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला जो मटेरियल है उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन या बायोकेमिकल नेचर क्या है, वो एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी, ये तीन जो लोग हैं साइंटिस्ट, मेल साइंटिस्ट हैं, ये उन्होंने बायोकेमिकल नेचर पता किया उसका कि कौन सा बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, बायोकेमिकल कैरेक्टर, उसका नेचर क्या है जो ट्रांसफॉर्मिंग। तो यहां देखो एनसीईआरटी ने लिखा है डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं मटेरियल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर क्या है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में। तो ये मैंने सारा का सारा आपको बता दिया कंक्लूड करके। अब लोगों को फाइनल करना था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अंदर जो मटेरियल है उसका बायोकेमिकल नेचर तो उन्होंने फाइंड आउट कर लिया, डीएनए है, लेकिन अभी भी लोग कंफर्म नहीं हुए थे कि जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो सेंट्रल डोग्मा में इंफॉर्मेशन ले जाने वाला जो है वो डीएनए ही है क्या। तो उसको फाइनल बताने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये जिस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है वो एक्सपेरिमेंट कौन सा है, हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट होता है। ध्यान रख लेना कान खोल करके, इनकी वजह से ही ये पता लगा कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, डीएनए ही है, ठीक है। प्रूफ है ये, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ये। तो उन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने बैक्टीरियोफेज यूज किया, एक वायरस है बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इकोलाई बैक्टीरिया को। तो इन्होंने क्या करा भाई, सिंपल एक बात है कि दो एक्सपेरिमेंट दो किए। उन्होंने क्या किया, पहले इनको रेडी किया, दो तरीके के बैक्टीरियोफेज वायरस को रेडी किया। एक बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसा रेडी किया जिसके अंदर जो प्रेजेंट डीएनए है, अंदर उस डीएनए के अंदर आपको पता है फॉस्फेट होता है, तो उस फॉस्फेट को उन्होंने जो यूज किया वो फॉस्फेट 32 रेडियो एक्टिव फॉस्फेट यूज किया। तो जैसे रेडियो एक्टिव फॉस्फेट में ये जो प्लेट, ये बैक्टीरियोफेज जो है उनको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम पर उगाया, और उगाने के बाद में एक नया बैक्टीरियोफेज रेडी हुआ जिसके अंदर उसका प्रोटीन का कोट जो है वो तो है नॉर्मल, लेकिन उसके डीएनए है वो रेडियो एक्टिव हो गए, क्योंकि जिस मीडियम से उन्होंने फीड किया था उसमें जो फॉस्फोरस था वो 32 रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। तो इसकी वजह से उसका डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव बन गया है, उसका रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस उसमें आ गया है। तो एक तो भाई साहब हो गया हमारे पास में ये बी टाइप का बैक्टीरियोफेज रेडी हो गया। एक हमने ए टाइप का बैक्टीरियोफेज रेडी किया लेबोरेटरी में। कैसे कि हमने ऐसा बैक्टीरियोफेज रेडी कैसे किया कि एक मीडियम के अंदर हमने रेडियो एक्टिव सल्फर 35 का रेडियो एक्टिव मीडियम था, उसके ऊपर बैक्टीरियोफेज को ग्रो करने दिया। तो उसकी बॉडी में जहां जहां सल्फर है वहां रेडियो एक्टिव चली जाएगी। तो देखो डीएनए में तो सल्फर होता ही नहीं है, तो डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव रहा यहाँ पर। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये सल्फर जो है यहां चला गया, क्योंकि ये है प्रोटीन। कौन है, प्रोटीन। प्रोटीन में होता है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में होता है सल्फर। तो इन एमिनो एसिड्स की वजह से सल्फर इसके अंदर चला गया, और इसके अंदर इसका जो कोट है, प्रोटीन कोट, वो रेडियो एक्टिव हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारे पास दो टाइप के बैक्टीरियोफेज हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड में ए टाइप का बैक्टीरियोफेज है जिसमें रेडियो एक्टिविटी उसके प्रोटीन कोट में है, डीएनए में नहीं है, ओके। और राइट हैंड साइड में ऐसा बैक्टीरियोफेज है जिसमें रेडियो एक्टिविटी डीएनए में है, प्रोटीन कोट में नहीं है। अब इनको बोलते हैं छू। चलो जी पहला काम करो, फर्स्ट में इन्फेक्शन करिए आप। तो ये ई कोलाई है, कौन है, ई कोलाई बैक्टीरिया है। ई कोलाई के ऊपर इन्होंने इन्फेक्शन किया, इसने इन्फेक्शन किया, नंबर 1 स्टेप कंप्लीट। इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जेनेटिक मटेरियल को अंदर डाल देना। ये हमें पता नहीं, अभी बाद में देखेंगे अपन लोग। इन्फेक्शन का मतलब है जेनेटिक मटेरियल को अंदर डाल देना। तो यहां पर आप देखिए नॉन रेडियो एक्टिव जेनेटिक मटेरियल अंदर जा रहा है, ब्लैक कलर का, रेडियो एक्टिव पार्ट बाहर ही छूट गया। यहां पर देखो रेडियो एक्टिव जेनेटिक मटेरियल अंदर जा रहा है और नॉन रेडियो एक्टिव बाहर ही रह गया। तो मतलब रेडियो एक्टिविटी यहां तो है बाहर, और यहां रेडियो एक्टिव आ गई सेल के अंदर, ओके। अब बाहर जो रेडियो एक्टिविटी है उसको हटाना पड़ेगा। तो ये जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शन करने के बाद में इनके कोट उनकी बॉडी पर लगे हुए होते हैं, उनको हटाने के लिए नंबर 2 स्टेप करते हैं, वो करते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में इसकी बॉडी से प्रोटीन के कोट हट जाएंगे, निकल जाएंगे साइड में।
और मटेरियल अंदर चला जाएगा। तो यहां है नॉन रेडियो एक्टिविटी, एनआर फॉर नॉन रेडियो एक्टिविटी इनसाइड द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के अंदर नॉन रेडियो एक्टिविटी है और यहां पर आर रेडियो एक्टिविटी है। यहां पर रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया में आ गई है। अब आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप किया, वो किया सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इसलिए किया कि टेस्ट ट्यूब के अंदर ये कोड भी पड़े हुए हैं और बैक्टीरिया भी पड़े हुए हैं। आपने सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर आपने देखा कि जो हेवी चीज है वो तो नीचे बैठ जाएगी। तो हेवी चीज क्या थी, बैक्टीरिया नीचे थे। ओके, तो बैक्टीरिया नीचे बैठ गए और जो हल्की चीज थी वो तैर जाएगी ऊपर। तो हल्की चीज क्या था, ये कोड जो है वो हल्की चीज है। तो हल्की चीज तैर गई, उनको बोलते हैं सुपरनेटेंट। क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने देखा कि नीचे तो है बैक्टीरिया और ऊपर है ये प्रोटीन कोट। तो ये प्रोटीन कोट ऊपर रह गए। तो दो रीजन बन गए, रीजन ए और रीजन बी। बी रीजन जो है वो बैक्टीरिया रीजन और ये है कोट, प्रोटीन कोट रीजन, सुपरनेटेंट। तो आप बताइए इस बी वाले के अंदर रेडियो एक्टिविटी कौन से जोन में आएगी, बैक्टीरिया वाले जोन में आएगी। तो आपको ये बाद में पता लगा, देखो अपन तो देख रहे हैं डायग्राम में, इसलिए उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने जब ये टेस्ट ट्यूब देखा तो टेस्ट ट्यूब में जब रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व करी तो एक लेफ्ट हैंड साइड वाली जो एक्सपेरिमेंट था उसमें रेडियो एक्टिविटी आई किससे, बी वाले रीजन से, और ए वाले रीजन से रेडियो एक्टिविटी नहीं आई। मतलब बैक्टीरियल रीजन जहां बैक्टीरिया था उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली। और ये था राइट हैंड साइड वाला एक्सपेरिमेंट। उधर वाले में क्या हुआ, उधर वाले टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में ये जो बैक्टीरिया वाला रीजन है उस बैक्टीरिया वाले रीजन के अंदर और ऊपर जो है वो सुपरनेटेंट रीजन है। कौन सा रीजन है, सुपरनेटेंट रीजन। इन दोनों रीजन की अगर बात करें तो यहां रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली, सुपरनेटेंट रीजन के अंदर यहां पर रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। तो कहने का मतलब क्या था कि जिस बैक्टीरियोफाज में डीएनए, जिस बैक्टीरियोफाज में प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव होता है, लोग मानते थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है जो बैक्टीरियोफाज से इसमें जाता है, सेल के अंदर जाता है, लेकिन प्रोटीन नहीं था वो क्या था, डीएनए था। वो कैसे पता लगा कि जब प्रोटीन रेडियो एक्टिव है तो वो बैक्टीरिया में आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। तो जब प्रोटीन रेडियो एक्टिव है तो बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं आई, इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। डीएनए रेडियो एक्टिव है, तो डीएनए रेडियो एक्टिव है तो बैक्टीरिया में अगर इन्फेक्शन करेगा तो बैक्टीरिया में आना चाहिए, तो बैक्टीरिया में आ गया। इसका मतलब इसको पता लग गया कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए ही होता है। यहां डीएनए जा रहा है, रेडियो एक्टिव नहीं है इसलिए सेल में नहीं दिखा। यहां डीएनए रेडियो एक्टिव है, सेल में गया है इसलिए सेल में रेडियो एक्टिविटी दिखी। इसका मतलब इन्फेक्शन करने वाला मटेरियल डीएनए है, इसलिए जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए प्रूव्ड बाय ऑल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज इन 1952 with the experiment with bacteria and bacteriophages viruses। तो ये एक्सपेरिमेंट पूछते हैं, याद रखना ना, P32 और सल्फर 35, सल्फर फॉर प्रोटीन, फॉस्फोरस फॉर डीएनए, रेडियो एक्टिविटी। क्लियर। तो हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट हमें एकदम समझ में आ गया और फाइनली हमें पता लग गया कि तीनों तरीके से इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन से हमें फाइनली ऑब्जर्वेशन मिल गया कि यहां पर यही डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है कंक्लूजन के फॉर्म में। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए की प्रॉपर्टीज क्या है, डीएनए को आरएनए के साथ में कंपेयर करके बताना है। तो क्या है भाई, जेनेटिक क्राइटेरिया फॉर द बायोमोलिक्यूल टू बी जेनेटिक मटेरियल, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये एक डीएनए और आरएनए को फॉलो करनी चाहिए। तो डीएनए और आरएनए में से एक जेनेटिक मटेरियल को बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उन क्राइटेरिया में फिट बैठोगे तभी आप जेनेटिक मटेरियल कहलाओगे। तो डीएनए और आरएनए रेस में लगे तो डीएनए जीत गया, आरएनए हार गया। ऐसा क्यों, उन क्राइटेरिया में क्या फिट नहीं हुआ? तो पहले क्राइटेरिया देख लेते हैं कि एक जेनेटिक मटेरियल, एक बायोमोलिक्यूल को एक जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए क्या क्राइटेरिया फॉलो करने चाहिए। पहला क्राइटेरिया, ये अपनी खुद की कॉपी बनाना आना चाहिए, उसको रेप्लिकेट होना आना चाहिए। तो डीएनए और आरएनए दोनों रेप्लिकेट होते हैं, ध्यान रखना। डीएनए और आरएनए दोनों में ये चीज थी, तो यहां तो रेस के अंदर दोनों ही जीत गए। ये कहते हैं भाई देखो इस क्राइटेरिया में हम दोनों फिट बैठ रहे हैं,
कि हम हमारी कॉपी बना लेते हैं। इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। तो ये स्ट्रक्चरली और केमिकली, जैसे केमिकल स्टेबल होगा तो स्ट्रक्चरली भी स्टेबल होगा। तो यहां डीएनए जीत गया और आरएनए हार गया। डीएनए जीत गया, आरएनए के अंदर ये चीज जो है वो नहीं थी। आरएनए क्यों हारा यहां पर? इसमें केमिकली स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 3' ग्रुप के ऊपर, 3' कार्बन पर, पेंटोज शुगर के 3 नंबर कार्बन पर प्रेजेंट जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर, आई एम रियली सॉरी, कार्बन नंबर 2 पर प्रेजेंट जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें? आरएनए में, और नहीं होता है किसमें? डीएनए में। इसलिए तो है डीऑक्सीराइबो और वो है ऑक्सीराइबो, है ना, राइबोज ओनली। तो आरएनए उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से रिएक्टिव है, स्टेबल नहीं होता केमिकली और स्ट्रक्चरली। तो एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है तो वो खुद एटलीस्ट स्टेबल तो होना चाहिए, नहीं तो इंफॉर्मेशन गायब हो जाएगी, है ना, विकृत हो जाएगी, डिफेक्टिव हो जाएगी। तो आरएनए को यहां डिस्कार्ड कर दिया गया इस रीजन की वजह से, 2 कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से। तो यहां डीएनए जीत गया इस क्राइटेरिया में। इट शुड ऑल द स्कोप फॉर म्यूटेशन एसेंशियली फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो देखो, म्यूटेशन का स्कोप होना चाहिए, और स्कोप फॉर म्यूटेशन यहां दोनों में ही होता है, डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर ही म्यूटेशन का स्कोप है, ये दोनों के अंदर ही स्कोप है। लेकिन ध्यान रखना, म्यूटेशन स्लो होना चाहिए। तो ये ऐड कर दिया ना वर्ड स्लो म्यूटेशन, तब डीएनए जीत गया और आरएनए हार गया। आरएनए के अंदर फास्ट म्यूटेशन होते हैं, ये ज्यादा अच्छा नहीं है, म्यूटेशन स्लो होने चाहिए। फास्ट म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ? अरे भाई, आपको कोई इंफॉर्मेशन दी गई तो उसमें से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी बात चेंज कर दो तो अच्छी बात है, बड़ा चेंज हो जाएगा तो पूरी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। तो आरएनए पूरी इंफॉर्मेशन चेंज करा था क्योंकि इसमें फास्ट म्यूटेशन होते थे, स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। इट शुड एक्सप्रेस इटसेल्फ फॉलोइंग द मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये मेंडल के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो है उनको फॉलो करता हुआ होना चाहिए, जो डीएनए करता है आरएनए नहीं करता। आरएनए मेंडल के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, डीएनए करता है, डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से, पैकिंग होने की वजह से, क्रोमोसोम होने की वजह से। आरएनए से कभी क्रोमोसोम नहीं बनते। अब है स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। तो देखो, 2 नंबर पर ओएच ग्रुप आरएनए में है और वो डिग्रेडेबल होता है, अनस्टेबल। आरएनए आल्सो एक्ट एज द कैटलिस्ट। आरएनए कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करता है। राइबोजाइम, राइबोजाइम मतलब राइबोसोम, राइबोजाइम मतलब आरएनए एज ए एंजाइम, इसलिए वो रिएक्टिव है। रिएक्टिव चीज कभी भी स्टेबल नहीं होती। आरएनए म्यूटेंट फास्टर और डीएनए के इसलिए अनस्टेबल है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। आरएनए वर्ल्ड, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो पहला जेनेटिक मटेरियल प्लेनेट अर्थ पर था वो आरएनए ही था। फिर बाद में लोगों को पता लगा कि आरएनए यार बहुत ज्यादा मतलब अनस्टेबल है, उसके डीमेरिट्स बहुत ज्यादा हैं, तो उसको मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके उसको डीएनए में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, तो ये देखो क्या लिखा है, मटेरियल एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस इवॉल्व अराउंड इट। तो जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस आप आज देखते हो ये आरएनए के अराउंड इवॉल्व है, इवॉल्व्ड अराउंड इट। तो देखो, जेनेटिक मटेरियल नहीं है, लेकिन आरएनए के बगैर लाइफ प्रोसेसेस नहीं चल सकते। तो आरएनए ही खुद फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, उसने ही डीएनए का लीड किया और अभी भी है, और ये डीएनए के कामकाज के अंदर शरीक होता है। मतलब जितना भी इवोल्यूशन है वो आरएनए के अराउंड ही हुआ है। डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए। तो देखो ये लिखा है, आरएनए से ही डीएनए बना है। और कैसे बना है? केमिकल मॉडिफिकेशंस के थ्रू। और किसके लिए? इसको स्टेबल बनाने के लिए। तो ये याद रखिएगा आप लोग। डीएनए रेप्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डीएनए का रेप्लिकेशन, आरएनए का डीएनए से आरएनए बनाना, ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन, फिर एक्सप्रेशन, कंट्रोल, रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और फिर फाइनली आप पढ़ लेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये सारे जो कंसेप्ट है वो हम अगले लेक्चर के अंदर आपको बताएंगे। आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ में आएगा, होप सो, और इससे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय।